राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बाकी का फोल्डर खोल दीजिए। मैं आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता को आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी संबोधित करें। जैसा कि आप जानते हैं, विशेषकर आज के इस आयोजन का संबंध बजट के साथ है। जो वित्त मंत्री जी ने बुधवार को सदन किया था, उसी को लेकर के आज दिन भर गतिविधियां रही, गोष्ठियां हुई। विश्वविद्यालय में भी कुछ विचार विमर्श का कार्यक्रम रहा, बुद्धिजीवियों के साथ, अध्यापकों के साथ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ, मैं तो इस तरह से कहूँगा कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने एक सुदृढ़ नींव बुनियाद इस देश के लिए रखी थी और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की थी, उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो स्टेबल भी है, सस्टेनेबल भी है, रेसिलिएंट भी है, हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की क्षमता भी रखती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब बिना किसी चेतावनी के विश्व को सामना करना पड़ा कोविड जैसी आपदा का, और सारा का सारा विश्व भारत की ओर शंका के साथ देखने लगा कि 130-140 करोड़ जनसंख्या का देश न मालूम संभाल पाएगी ना संभाल पाएगी, उसका हम ज्यादा सारे संसार को भोगना पड़े। लेकिन हमने देखा आपदा के बाद जब छोटे छोटे देश अपने आप को विकसित कहते थे, 50 लाख की जनसंख्या थी, वो तक लाके भारत को दुनिया ने न केवल उसको माना बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेशी मापदंड है उन्होंने भी उसको स्वीकार किया, उसको स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हुआ करता है, जिसमें हम 40 स्थान ऊपर आ गए, 81 से 40 तक। स्टार्टअप इंडेक्स में इकोसिस्टम में हम तीसरे दर्जे पर हुए, और जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति भी, रैंकिंग भी ऊपर आई, 5वें नंबर पर हम आ गए और हम इंग्लिस्तान से आगे बढ़ गए। संतोष और गर्व की बात यह कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था उससे ऊपर आती है। ये प्रमाण है किस प्रकार मोदी जी ने दूरदृष्टि के साथ इस देश को अर्थव्यवस्था दी थी, which could stand all crises, all upheavals। और विश्व भर के देश भारत को कहने लगे ब्राइट स्पॉट। IMF ने ये संज्ञा दी, वर्ल्ड सीज अ ब्राइट स्पॉट इन इंडिया, कि जब हर जगह अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ी थोड़ी धूमल शंकाएं हैं, वहाँ अगर एक रोशनी है, एक ब्राइटनेस, एक आशावाद की किरण है तो भारतवर्ष में। और उसी बजट को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में जहाँ एक और समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, किसान हैं, स्टार्टअप हैं, मध्यम वर्ग जिसको बहुत अधिक प्राथमिकता शायद कहा जाता है, पहले नहीं मिलती, हमेशा शिकायत रहती, वहां से लेकर के बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री तक, और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक मापदंड अगले 25 वर्ष, तभी इसको कहा गया अमृतकाल, कि आने वाले 25 वर्ष में भारत जिस शिखर पटल पर खड़ा होगा उसके लिए क्या भौगोलिक मापदंड होंगे, ग्लोबल बेंचमार्क होंगे, उसका संकेत आपको मिलता है जब इस बजट में उल्लेख आता है ग्रीन ग्रोथ का, क्लीन एनर्जी का, यानी ग्लोबल मापदंडों में भी हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आपने इस बजट के प्रमुख विषय तो देखे ही हैं, मैं उसमें बहुत अधिक जाना नहीं चाहूँगा। इसमें अगर आपको इसको लेकर के कुछ एक प्रश्न करने हो तो अलग बात है। कुल मिलाकर के इस बजट में भारतवर्ष की पर कैपिटा इनकम दूसरे दर्जे पर आ गई, और अगर आप पिछले गत वर्ष की देखें, जब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव बजट है, तो इस इंक्लूसिव बजट की नींव मोदी जी ने गत 5-6 वर्षों में पहले ही रख दी थी। लगभग 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माणित हुए, लगभग 10 करोड़ के लगभग गैस सिलेंडर वितरित किए गए, 2 करोड़ से अधिक
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए, और साथ ही साथ जो शायद अक्सर उल्लेख में नहीं आती बात वो ये कि इस प्रकार का जो वितरण है उसके माध्यम से मोदी जी ने देश में एक नई प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, एक नई प्रकार की कार्य संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जब गैस के सिलेंडर बांटने थे तो प्रशासन ने सूचियां बनाई कि किस परिवार को आवश्यकता थी। ये नहीं पूछा कि घर किसका है, मजहब क्या है, जात क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। तो ये भी नहीं पूछा आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि नहीं। इधर ये भी नहीं कहा कि अगली बार जरूर दीजिएगा। तो मोदी जी ने रीचिंग आउट टू लास्ट माइल, जो हमारे सप्तऋषि 7 प्राथमिकता उसमें लिखा है बजट में, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, सैचुरेशन पॉइंट्स पूरे करने, हर वर्ग की एस्पिरेशन आकांक्षा को पूरा उतरना, और फिर जिसको हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी बिना किसी भेदभाव के, और बाकी सब जनता के विवेक पर छोड़ देना। और इसी को लेकर के जहाँ पर कई एक नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों को लेकर, ट्राइबल्स को लेकर के 38,000 से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति होगी एकलव्य विद्यालयों में, जिसका लाभार्थी झारखंड का राज्य भी रहेगा। यहाँ पर भी जो योजना है लगभग 750 कुल मिलाकर के इस प्रकार के विद्यालय होंगे, जिसमें 300 के लगभग फंक्शन हो गए, उसमें से 7-8 अभी तक पहले से ही हो चुके हैं। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो ज्यादातर ट्राइबल्स में भी जो ज्यादा कमजोरी की स्थिति में है, उनकी जब आइडेंटिफिकेशन की गई है तो उसमें भी लगभग 750 के 700 के संख्या है, जिसमें से 75 झारखंड के साथ संबंध रखते हैं, और लगभग 15,000 करोड़ रुपया उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज हैं, मकान, पानी, शिक्षा की, उसके लिए निर्धारित किया गया है। स्टार्टअप्स को लेकर के जो एक मोहलत दी जाती थी कि 1 साल के टैक्स फ्री रहेगा, उसको 1 साल बुनियाद बढ़ा दी गई है, और वो अपना जो चेंज ओवर कर सकते हैं उसको भी अब वो 7 वर्ष से उसकी अवधि 10 वर्ष कर दी गई। डायरेक्ट टैक्सेस का मुझे उल्लेख नहीं करना, ये बातें अक्सर आ चुकी है, समाचार पत्रों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर शौक से लिखा है कि रिबेट के अब हमारी 5 लाख से 7 लाख होगी, और एग्जेम्पशन की लिमिट भी बढ़ गई, वो आपकी सुर्खियों में पहले से ही आ चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो पिछली सरकारों में 2 डिजिट में होता था अब घट गया, और वित्त मंत्री का कहना है कि 2025 तक 4.5 तक पहुंच जाएगा। नए कई आयाम जो आने वाले समय में भारत को चरम सीमा पर पहुंचाएंगे, शिखर पर तक पहुंचाएंगे, जैसे मैंने कहा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 केंद्र देश में स्थापित किए जाए। उसी प्रकार मिष्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन, ये भी एक नया इनिशिएटिव है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजेस, इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया, इसी प्रकार जॉइंट रिसर्च वेंचर्स। कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल रिसर्च में इंडस्ट्री